हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर और हम लोग जानेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप पावर फैक्टर वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए। यानी पावर फैक्टर किसको कहा जाता है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है। यदि आपको वो वाला लेक्चर समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पावर फैक्टर यदि लो होगा तो सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग पावर फैक्टर की बात किया था। तो पावर फैक्टर क्या था, आपका कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, या हम लोग बात किया था इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर। ठीक है। और अगर हम लोग पावर फैक्टर का, यानी ये जो एक्टिव पावर है, चूंकि यही हमारा लोड में यूज होता है, यानी जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था, एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता था वो क्या था आपका VI cos फाई। अब यहीं से सारा खेल शुरू है। यानी VI cos फाई आपका पावर का जो हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग एक्टिव पावर में नहीं, जनरली पावर ही समझते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं अब तक, VI cos फाई। यानी कि अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पावर का फॉर्मूला VI cos फाई। अगर थ्री फेज होगा तो √3 भी यहाँ पर हम लोग लेंगे, लेकिन सिंगल फेज के लिए माने तो पावर बराबर क्या होगा, VI cos फाई। और कौन से पावर की बात हो रही है, तो आप पावर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। तो ये वाला कौन सा पावर है, एक्टिव पावर है, जिसका यूज करते हैं हम लोग यूजफुल पावर या ट्रू पावर भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट का इक्वेशन निकालें तो करंट बराबर क्या हो जाएगा आपका P/V cos फाई। ध्यान से देखिएगा, अब यहीं से सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। I बराबर क्या हो गया, P/V cos फाई। यानी अब ध्यान से देखिए, आपका पावर का और करंट, पावर फैक्टर और करंट का रिलेशन क्या हो गया, पावर ट्रायंगल और करंट का रिलेशन क्या होगा। यदि सिस्टम का पावर फैक्टर लो होगा, यदि सिस्टम का पावर फैक्टर कम होगा, तो वहां पर करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइन करंट बोल सकते हैं, यानी सिस्टम के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन का अगर पावर फैक्टर पुअर है, लो है, तो वहां पर आपका लाइन करंट फ्लो होने वाला करंट का मान बढ़ जाएगा सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए। ध्यान रखिए, आपका मान के चलने जो पावर है, यानी जो एक्टिव पावर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो पावर कांस्टेंट हम मान लेते हैं। ठीक है। यानी अगर 50 वाट हमको चाहिए था, ये 50 ही वाट आपका हमको मिल रहा है। लेकिन 50 वाट में अगर हम लोग पावर फैक्टर को कम कर देते हैं तो वहां पर करंट का मान बढ़ जाएगा। और इसी 50 वाट के लिए यदि हम लोग पावर फैक्टर का मान अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, आपका यूनिटी के करीब रहेगा, तो पावर फैक्टर यदि हाई होगा तो वहां पर हमारा करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब करंट का मान कम या ज़्यादा से क्या इफेक्ट होगा वो आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इतना भी समझ जाइए कि यदि पावर फैक्टर आपका लो होगा सिस्टम के अंदर, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए। ठीक है। और अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है तो करंट कम मिलेगा और सेम पावर हमको मिल जाएगा। अब यहीं से आपको समझ लेना है पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या क्या होगा। तो सबसे पहला, यदि पावर फैक्टर यानी लो पावर फैक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं पुअर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर अगर कम होगा, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। सिस्टम का अगर पावर फैक्टर का मान कम होगा तो हमको क्या क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला नुकसान हमारा क्या हो रहा है कि सिस्टम का पावर फैक्टर कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी लाइन करंट जो फ्लो हो रहा है वो लाइन करंट का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ही करंट का मान बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है क्या, I²R यानी कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। I²R यानी सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, यदि ट्रांसमिशन के अंदर पावर फैक्टर लो रहेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और करंट का मान बढ़ेगा तो I²R लॉसेस बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं यदि सिस्टम के अंदर लॉसेस बढ़ जाएगा, यानी आप जो पावर सेंड कर रहे थे, इस पावर के लिए जो लोड था, ये लोड आपका इंडक्टिव नेचर का था, और यानी कि इसका पावर फैक्टर कम था, और पावर फैक्टर
फैक्टर कम होगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, लाइन करंट, इसका मान ज़्यादा होगा, और लाइन करंट ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, अब अगर लॉसेस ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर इफिशियंसी यानी जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यदि हमारा करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। आई का मान ज़्यादा है, रेसिस्टेंस जो था उतना ही है, लेकिन आपका करंट पावर फैक्टर पुअर होने की वजह से करंट का मान बढ़ा, करंट का मान बढ़ा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन के अंदर बढ़ गया। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा, यानी जितना हम सेंड कर रहे हैं उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, आप जितना भेज रहे हैं वो वोल्टेज में से बीच में मीडियम में ट्रांसमिशन में ज़्यादा ड्रॉप होगा और लोड तक वोल्टेज की वैल्यू कम मिलेगी, पुअर मिलेगी। तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप का मान ज़्यादा होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ रखा होगा वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन आपका कैसा होगा, आप बोल सकते हैं पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, यानी जितना वोल्टेज आप सेंड कर रहे हैं उतना आपका वोल्टेज नहीं मिलेगा। वोल्टेज के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हमको पुअर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, और ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर का पावर फैक्टर लो है। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, ये वाला फॉर्मूला से, यानी अगर पावर फैक्टर कम है या ज़्यादा है उसके अनुसार देखिए केवीए रेटिंग, यानी जो भी इक्विपमेंट की केवीए रेटिंग है वो डिपेंड करेगी। या ट्रांसमिशन के अंदर आप यह समझ सकते हैं, ट्रांसमिशन ही से समझ लीजिए, यदि पावर फैक्टर का बात करें हम लोग तो पावर फैक्टर यानी केवीए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, KW बटा cos फाई, यानी पावर फैक्टर का मान अगर कम है, पावर फैक्टर का मान अगर कम है, पुअर है, लो है, तो उस समय हमको सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए पावर कांस्टेंट रख दिया हमने, कांस्टेंट यानी एक्टिव पावर कांस्टेंट, इतना ही पावर हमको चाहिए। मान के चलने हमको भेज रहे थे 10 मेगावाट, तो हमको 10 मेगावाट के लिए अगर पावर फैक्टर लो है तो यहाँ से जो पावर भेजना हमको, यानी अपरेंट पावर भेजना है, वो ज़्यादा पावर भेजना पड़ेगा हमको। ध्यान से समझिए, अगर हमारा पावर फैक्टर कम रहेगा, पावर फैक्टर लो रहेगा, तो उस समय हमको सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर के लिए ज़्यादा अपेरेंट पावर यानी जनरेटिंग स्टेशन से ज़्यादा पावर हमको सेंड करना पड़ेगा। और अगर पावर फैक्टर अच्छा रहता, बढ़िया रहता, तो हमारे पास ये पावर फैक्टर यानी ये आपका अपेरेंट पावर कम भी भेजते तो हमको सेम अमाउंट में एक्टिव पावर मिल जाता। अगर इसी चीज़ को डायग्राम से आपको समझना है तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ से बात किया था, ये वाला ट्रायंगल की बात किया था, और इसको हम लोग रिएक्टिव पावर KVR दिखा रहे थे, ये KVA था और ये KW था। ठीक है, और यहाँ पर फाई एंगल था। अब देखिए पावर फैक्टर और फाई का रिलेशन तो आपको मालूम होगा। तो अगर मान के चलिए पावर फैक्टर इम्प्रूव है, पावर फैक्टर जब इम्प्रूव होगा तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, एंगल कम है यानी पावर फैक्टर का मान ज़्यादा है। दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है फेज एंगल और पावर फैक्टर में। यदि पावर फैक्टर यानी फेज एंगल का मान 0 है तो पावर फैक्टर का मान यानी cos फाई का मान मैक्सिमम होगा, और वो वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है। ठीक है, और अगर ये एंगल मैक्सिमम होगा यानी आपका फाई एंगल 90 डिग्री होगा तो उस समय पावर फैक्टर आपका सबसे मिनिमम होगा, यानी आपका पावर फैक्टर 0 होगा। इतना तो मालूम होगा। तो यदि मान के चल रहे हैं अगर हमारे पास पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया तो अब ध्यान से समझिए, एंगल का मान घट गया, फेज एंगल घटा, पावर फैक्टर इम्प्रूव हुआ, तो यहाँ पर जो रिएक्टिव पावर था, ये रिएक्टिव पावर पहले की तुलना में देखिए ज़्यादा था, लेकिन ये घट गया है कि नहीं घट गया, ये घट गया सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए, यानी जो एक्टिव पावर था ये भी उतना ही लंबा लाइन खींचा, ये भी उतना ही, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर के लिए अब अपेरेंट पावर आप कम भेजना पड़ा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अपेरेंट पावर ज़्यादा भेजना पड़ रहा था। या आप बोल सकते हैं पावर फैक्टर का मान अगर पुअर होगा, लो होगा, तो सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी एक प्रकार का लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपेरेंट पावर यानी हमको आ रहा एक्टिव पावर उतना ही मिलेगा।
लेकिन अगर पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव है, बढ़िया पावर फैक्टर है, तो उस समय रिएक्टिव पावर आपका डिक्रीज हो जाएगा और जितना आप सेंड कर रहे हैं वो सारा का सारा लगभग आपका रिसीविंग एंड पर लोड की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए आप, यानी हमारा पावर फैक्टर अगर लो होगा तो केवीए रेटिंग यानी केवीए आप जो भेज रहे हैं वो आपको ज़्यादा सेंड करना पड़ेगा, मोर सेंड करना पड़ेगा। कहाँ से? जनरेटिंग स्टेशन से। या आप बोल सकते हैं अगर हम लोग इक्विपमेंट की बात करें, उपकरण का, मान के चलिए ये ट्रांसफार्मर है, जनरेटिंग स्टेशन के अलावा आप इसका यूज़ पावर फैक्टर का इक्विपमेंट के साथ भी होता है। अगर ये मान के चलते हैं उपकरण है, ट्रांसफार्मर है, तो इस उपकरण का, ट्रांसफार्मर का जो पावर दे रहा है ये भी पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। यानी अगर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर यानी cos फाई की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो सेम पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए, यानी जितना उसका पावर रेटिंग, एक्टिव पावर जितना हो, उस सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर के लिए हमको केवीए रेटिंग ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी ट्रांसफार्मर का साइज आपका बढ़ाना पड़ेगा। यदि पावर फैक्टर लो है तो फिर से देखिए आपका केवीए बराबर क्या होता है आपका KW बाई cos फाई, यानी अगर पावर फैक्टर का मान कम होगा तो सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर के लिए आपको बड़ा ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, यानी केवीए साइज, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप कौन सा रेटिंग, केवीए रेटिंग, यानी उसकी साइज भी बढ़ जाएगा, रेटिंग भी बढ़ जाएगा सेम पावर के लिए, यदि उसका पावर फैक्टर लो रहेगा तो। ये सारा आपका डिसएडवांटेज हो गया लो पावर फैक्टर के। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा टैरिफ, तो टैरिफ में एक पावर फैक्टर वाला मीटर भी लगता है। यदि पावर फैक्टर आपका लो रहेगा तो उस समय आपको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, यानी आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बिलिंग ज़्यादा हो जाएगा, कंपनी आपको पनिशमेंट देगा, एक तरह का पेनाल्टी लेगा यदि आपका पावर फैक्टर लो रहता है तो, यानी आपका बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। घर में भी देखिएगा बिजली बिल अगर आता है तो उसमें पावर फैक्टर का मान लिखा होगा। घर का पावर फैक्टर भी अगर आपका पुअर है, लो है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर लगाइए, जिससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा तो बिजली बिल कम आएगा। तो ये सारा आपका डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर है, यानी पावर फैक्टर यदि कम रहेगा तो इतना सारा नुकसान। और भी हम बोलते जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन इतना आपका मोटा मोटी लो पावर फैक्टर। एक पॉइंट और, यदि पावर फैक्टर आपका कम है तो जैसे लॉसेज ज़्यादा हो रहा था, लॉसेज ज़्यादा हो रहा था आपको ज़्यादा यानी मोटा केबल यूज़ करना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा है, वोल्टेज का गिरावट हो रहा है, मोटा केबल, मोटा तार यूज़ कीजिएगा, सेम पावर भेजने के लिए ज़्यादा हेवी वायर यूज़ करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा पॉइंट आप लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। तो ये सारा डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर हो गया। अब मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है हाउ टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पावर फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसएडवांटेज जो है ये तो नहीं होने वाला बात है, ये हमको नहीं चाहिए। चाहिए क्या, तो हमको इम्प्रूव पावर फैक्टर चाहिए। तो इम्प्रूव कैसे होगा, उसके लिए 3 मेथड है, जिसमें से पहला जो मेथड है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, वो हमारा कैपेसिटर की सहायता से, यानी स्टैटिक कैपेसिटर, रुका हुआ कैपेसिटर, जिसकी सहायता से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा आपका जो पावर फैक्टर होता है इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है फेज एडवांसर। तीनों के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तो पहला पावर फैक्टर, यदि कोई भी सिस्टम है इस तरह से आपका लोड लगा हुआ है और ये इंडक्टिव नेचर का था, जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर पुअर था, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब कैपेसिटर लगा दिया तो हमको मालूम है कैपेसिटर क्या होता है, लीडिंग नेचर का होता है, करंट लीड प्रोड्यूस करता है, और ये लीडिंग नेचर का रहेगा तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा था उसको कंपनसेट करेगा और पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। फेजर एंगल से समझें तो फेज यानी फेजर डायग्राम से, तो इस तरह से आपका एंगल पहले था, ये आपका करंट की वैल्यू थी, और यहाँ पर आपका ये फेज एंगल बन रहा था, और यहाँ पर आपका पावर ट्रायंगल के हिसाब से रिएक्टिव पावर बन जाएगा, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर। यहाँ पर अगर कैपेसिटिव लगा देते हैं कैपेसिटर, तो ये आपका कैपेसिटिव करंट हो गया, और इसकी वजह से अब हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। तो पावर फैक्टर पहले एंगल इतना था, एंगल यदि घट जाएगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर लगाने से एंगल घट जाता है। तो ये अगर हम लोग मान के चलें इस तरह का दोनों को रिजल्टेंट करंट लें, यानी यहाँ से आपका चार्जिंग करंट IC हो गया इधर,
चार्जिंग करंट IC और इधर आपका लोड करंट हो गया है। तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, सेंडिंग करंट हो जाएगा। तो ये सेंडिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, यदि हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे तो इसका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा यहाँ पर का, और ये पहले की तुलना में अब जो है वो लैगिंग नेचर का उतना नहीं होगा। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ किया और इसके पैरेलल में यहाँ पर ड्रॉ किया। तो अब जो रिजल्टेंट करंट हमको मिला यहाँ पर, वो रिजल्टेंट करंट आप ध्यान से देखिए तो इसका एंगल अब क्या है, पहले की तुलना में कम है। 5' से दिखा देते हैं, एंगल कम है, इसका मतलब आपका पावर फैक्टर अब क्या हो गया, पहले की तुलना में इम्प्रूव हो गया। तो ये पहला मेथड होता है कैपेसिटर की सहायता से, यानी जो भी लोड इंडक्टिव है उसके क्रॉस कैपेसिटर लगाइएगा तो वहाँ पर का पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, इसका मतलब जो उतना भी नुकसान हो रहा था हमारा वो सारा नुकसान कम हो जाएगा, और जो सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर था, यानी आप इस तरह का रिएक्टिव पावर पहले इतना था, ठीक है, अब घट के कितना बच गया है, इतना ही रिएक्टिव पावर बच गया। इसको हम लोग kVAR' से दिखा सकते हैं, यानी हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा ये वाला आपका सिंगल फेस के लिए देखा है। अगर 3 फेस की बात किया जाए तो जो भी आपका लोड लगा हुआ होगा, इस लोड के क्रॉस ये आपका जनरेटिंग स्टेशन लोड है, तो इसमें हम लोग स्टैटिक कैपेसिटर लगाते हैं। यानी स्टैटिक इस तरह का, अगर डेल्टा है तो डेल्टा में भी लगा सकते हैं आप, स्टार में भी लगा सकते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन हो गया, इसी तरह स्टार में भी आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका सिंगल फेस के लिए दिखाया है, 3 फेस के लिए दिखाया, और ये फेजर डायग्राम हो गया। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड सेम इसी तरह का, फेस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर की सहायता से। यानी हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, कैपेसिटर के जगह पर एक मोटर लगाएंगे, और वो मोटर कौन सा है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की ये विशेषता है, सिंक्रोनस मोटर आपका पढ़ा हुआ होगा, तो ये विशेषता होती है सिंक्रोनस मोटर की कि जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में, यानी जब उस पर कोई भी लोड नहीं दिया हुआ, मैकेनिकल लोड नहीं रखा हुआ है, और उस मैकेनिकल अनलोड कंडीशन में, यानी लोड हटा दिया है, नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड करते हैं, यानी जो एक्साइटेशन दे रहे थे, एक्साइटिंग करंट दे रहे थे, ओवर एक्साइटेड कर देते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो मोटर के द्वारा करंट होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो लीडिंग करंट होता है, ठीक है। यानी ये जो करंट होगा लीडिंग नेचर का होगा, यानी सेम एज कैपेसिटिव करंट की तरह काम करेगा। लेकिन कंडीशन आपको याद रखना है, जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड करके रन कराते हैं तो उस समय ये लीडिंग करंट प्रोड्यूस करता है, और लीडिंग करंट प्रोड्यूस करेगा तो ये जो है सेम इसी तरह से आपका काम करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने का काम करेगा। जो भी रिएक्टिव kVAR था लैगिंग नेचर का, उसको डिक्रीज करेगा और पावर फैक्टर इंप्रूव करने का काम करेगा। तो ये सेकंड मेथड हो गया पावर फैक्टर इंप्रूव करने का। ये हमारा लोअर रेटिंग के लिए यूज करते हैं, और ज़्यादा हायर रेटिंग पे जाएंगे तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। और तीसरा आपका जो स्पेशल केस है उसको हम लोग कहते हैं फेज एडवांसर। ये फेज एडवांसर क्या है, तो मेनली तौर से आपका यानी जो लोड यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है, यानी जो लोड आपका लैगिंग नेचर का होता है लोड, वो मेनली तौर से कौन होता है, तो इंडक्शन मोटर होता है। यही इंडक्शन मोटर क्या है, लैगिंग नेचर का होने की वजह से ये लोड आपका पूरा का पूरा लैगिंग हो जाता है, और लैगिंग होता है तो पावर फैक्टर का पुअर कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और पूरे सिस्टम में लॉसेस को बढ़ा देता है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, जो इंडक्शन मोटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस इंडक्शन मोटर के ही पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया जाए किसी तरीके से, तो आपका पूरा सिस्टम का इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पूरे सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। तो इस इंडक्शन मोटर का, जो इंडक्शन मोटर है, इस इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से डिवाइस यूज करते हैं, उसी को हम लोग फेज एडवांसर बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, यानी फेज एडवांसर के लिए आपको पूरा इंडक्शन मोटर और यानी फेज एडवांसर के बारे में डिटेल होगा, शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप डिटेल कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दें कि फेज एडवांसर में जैसे आपका इंडक्शन मोटर है, तो इस इंडक्शन मोटर के सेम शाफ्ट पर एक और हम लोग यहाँ पर AC एक्साइटर लगा देते हैं। AC एक्साइटर कहने का मतलब
ये इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में आपका रोटर भी होगा और स्टेटर भी होगा। तो स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उत्तेजित करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट बनता है और फिर जो है इंडक्शन मोटर वर्क करता है। तो ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, इस स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो करंट होता है ये लैगिंग नेचर का होता है। तो वो लैगिंग नेचर का जो करंट है उसको हटाकर ये बाहर से हम लोग एक एसी एक्साइटर, यानी हम लोग बाहर से एक ऐसा एसी सप्लाई दे दें जो इस स्टेटर के वाइंडिंग को एक्साइटेशन प्रोवाइड करे, चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करे, और ये एक सी एक्साइटर का जो करंट होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। तो अगर बाहर से हम लोग लीडिंग नेचर का करंट प्रोवाइड कर दें इसको, तो ये ओवरऑल इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, और पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया तो पूरे सिस्टम की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो सेम इंडक्शन मोटर के अंदर एक अलग से स्टेटर वाइंडिंग को बाहर से सप्लाई दिया जाए जो कि लीडिंग नेचर का हो, तो ऐसे इक्विपमेंट को ही, ऐसे एसी एक्साइटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज एडवांसर कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए। लेकिन बड़े रेटिंग के लिए, बड़ा मोटर के लिए अब अलग से डिवाइस लगाइएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो जब इंडक्शन मोटर बहुत बड़ा हो और काफ़ी लैगिंग नेचर का हो तो उस समय हम लोग अलग से एसी एक्साइटर लगाएंगे, सेम शाफ्ट पर माउंट करेंगे, और इसकी जो सप्लाई होगी, एसी एक्साइटेशन होगा, एसी करंट होगा, उसको हम लोग स्लिप रिंग से होते हुए आपका इसके स्टेटर वाइंडिंग को देंगे, और स्टेटर वाइंडिंग आपका लीडिंग नेचर का हो जाएगा और आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये 3 मेथड बताए हमने आपको। जनरली ये कैपेसिटर वाला हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा सिंक्रोनस मोटर हो गया, और तीसरा आपका इंडक्शन मोटर के अंदर एसी एक्साइटर लगाएंगे जिसको हम लोग फेज एडवांसर कहेंगे। तो आई होप ये तीनों चीज़, बाकी आपका फेजर डायग्राम तीनों में सेम है, तीनों में सेम काम हो रहा है, लैगिंग वाला रिड्यूस हो रहा है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है। आई होप ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।